इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हिस्ट्री, जिससे सब पूरे साल 9th क्लास के बच्चे भगते हैं, पूरे साल भगते हुए आए हो। लेकिन ये टॉपिक पढ़ लेना, ये टॉपिक पढ़ लोगे तो गारंटीड पूरी हिस्ट्री कवर हो जाएगी। कवर नहीं करनी है फिलहाल, तो अपना एग्जाम टाइम में अपने को मार्क्स भी स्कोर करने हैं, ठीक है। और अगर पढ़ना है तो फिर तो कंटेंट अलावा है ही, बार बार ये चीज़ बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में आपको मालूम है पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है ना। पहला चैप्टर जो है उसका नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, बड़ा मज़ेदार। 10th क्लास में ही पढ़ना है इस चैप्टर को, मुँह मत बनाओ तुम लोग, ठीक है ना। उसके बाद है रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हिटलर वाला चैप्टर, द राइज ऑफ नाजिज्म, ठीक है ना। और फोर्थ वाले में फॉरेस्ट सोसाइटी, ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन हैं। और ये पेस्ट्रोलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखना वही टॉपिक है जो पेपर में आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल टॉपिक पेपर में आएंगे। पहला टॉपिक फ्रांस रिवॉल्यूशन का ये है कि फ्रांस का बैकग्राउंड, फ्रांस का बैकग्राउंड मतलब फ्रांस कितने स्टेट्स में डिवाइडेड था, 1 2 3, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ये ना आता है क्वेश्चन, तो देखना क्या आएगा क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ 1789 का, उसके कॉजेज क्या थे। कॉजेज मतलब आपको मालूम है, मैंने बताए थे कि पॉपुलेशन बढ़ जाना, रिसोर्सेज कम हो जाना, वहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाना बहुत ज़्यादा, डेब्ट में फंस जाना। उसने 13 कॉलोनीज को फ्री कराया था ब्रिटेन की, अमेरिका से, ठीक है ना। तो आप उसको ब्रिटेन को कर्जा चुकाना था। और जो राजा था वो रॉयल पैलेस को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा उठा रहा था। तो ये क्या है, ये सारा क्या है, खर्चा है, और ये सारा क्या है, नुकसान है। ये सारा क्या है, फ्रांस में होने वाले रिवॉल्यूशन के कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट, फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लोगों का करना। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन लोगों का कैसे करना, वहाँ पर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हुई थी। इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा, अमीर लोग कुछ टैक्स नहीं देते, गरीब लोगों से टैक्स नहीं आता था। वो टैक्स 2 टाइप का था, टिथ और टेन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर ये ना है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा नेशनल असेंबली के बारे में बताओ। तो नेशनल असेंबली नहीं तो क्या कराया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कराया था, ठीक है ना। और नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें थी, उसने अधिकार दिया वोट देने का, लेकिन जो पैसा कमाता था, इकोनॉमिकली जो एक्टिव था, उसी को अधिकार था। तो ये आ सकता है। उसके बाद में फ्रेंच नेशनल असेंबली के बाद में जब नेशनल असेंबली चली गई, उसकी पावर कम होगी, तो जैकोबिन क्लब उठा। और जैकोबिन क्लब का लीडर कौन, जैकोबिन क्लब के लीडर कौन, मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर। उसके बारे में थोड़ा सा रेन ऑफ टेरर को पढ़ लेना, 1793 और 1794 तक चला था, बड़ा स्ट्रिक्ट था मतलब एक तरीके से। फिर ये भी चले गया क्योंकि इतना वो लोगों के लिए कर नहीं पा रहा था, कर रहा था तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था लोगों का, ठीक है ना। फिर उसके बाद में जैकोबिन क्लब के बाद में आती है डायरेक्टरी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आती है, जिसमें एक आर्मी पर्सन होता है जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। फिर उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी। और ये ना आता है तो लास्ट में एक पोर्शन है स्लेव ट्रेड का, वो आएगा। तो 4 चीज़ें पढ़नी है, फ्रांस का बैकग्राउंड, फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, जैकोबिन क्लब, नेशनल असेंबली, नेपोलियन बोनापार्ट और स्लेव ट्रेड, इनमें से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में रशियन रिवॉल्यूशन, बड़ा आसान चैप्टर। रशियन रिवॉल्यूशन में लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में देख लेना, रशिया का बैकग्राउंड देख लेना, पेट्रोग्राड का बैकग्राउंड देख लेना, और 1905 और 1917 का रिवॉल्यूशन देख लेना। इन दोनों में से एक प्रिंटेड रिवॉल्यूशन आना ही आना है। छोटी डेफिनेशन में कलेक्टिवाइजेशन क्या होता है, कुलक्स कौन थे, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हिटलर वाले चैप्टर में आते हैं। हिटलर वाले चैप्टर की थोड़ी सी कहानी दे देना। हिटलर वाले चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर जो है बड़ा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जब वो हिटलर के साथ और जर्मनी ने हिटलर के साथ ही जर्मनी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत बुरा हुआ, हरा भी दिया गया, और पूरी जिम्मेदारी जो थी वो अब जर्मनी के ऊपर लगा दी गई, और सारा कर्जा जो था वो जर्मनी को चुकाना पड़ रहा था। वॉर का सारा नुकसान जर्मनी को चुकाना पड़ रहा है। जर्मनी को से रिसोर्सेज ले लिए, जर्मनी से पॉपुलेशन ले ली, एक बड़ा चैलेंज था यार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद में अमेरिका का हेल्प करना, और वो 2 चीज़ें हैं, कौन सी, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस कैसा, ये वाला बता दिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से हुआ। और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस किसकी वजह से हुआ था, आर्टिकल 48 का यूज़ बार बार हुआ था, इमरजेंसी बार बार लग रही थी, तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होगी। कोई राजा जो था वहाँ पे या कोई चांसलर था वो इलेक्ट होकर वहाँ पे आ नहीं पा रहा था, ठीक है ना। फिर उसके बाद में राइज ऑफ हिटलर पढ़ना है। हिटलर का जन्म कब हुआ,
हिटलर ने बवेरिया पे अटैक करने की सोचा, पहले एक पार्टी बनाई, फिर बवेरिया पे अटैक करने की सोचा, अब अटैक फेलियर रहा क्योंकि वो सोचा ही था और पता पड़ गया, उसको जेल में डाल दिया। फिर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, चांसलर बना। चांसलर बनने से लेकर डिक्टेटरशिप तक की कहानी, जब उसने इनेबलिंग एक्ट को लागू किया और अपने वापस से एरिया को कॉन्कर करना शुरू किया। फिर इसी पोर्शन में आपको पढ़ना है कि जब उसने एक गलती कर दी 1939 में, उसने पोलैंड पर अटैक कर दिया, ज्यूज को अटैक करने के लिए पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। उसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ तो जर्मनी की हेल्प करने कौन आया, जापान और इटली, और उधर पोलैंड की हेल्प करने कौन चले गया, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसलिए बहुत सारे कंट्री लड़ लिए, तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड। अमेरिका वर्ल्ड वॉर के आखिरी में आया, जापान पे बम गिरा के वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया। दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका बाद में आया था, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या आ सकता है, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, नाजिज्म थॉट प्रोसेस क्या थी, ये आ सकता है। नाजिज्म थॉट प्रोसेस क्या थी, ये आ सकता है, ये बताना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद में अपन आते हैं फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनी पेस्ट्रोलिज्म। मैंने बोला दोनों भाई बहन है, क्यों भाई बहन है, फॉरेस्ट सोसाइटी और पेस्ट्रोलिज्म इसलिए भाई बहन है क्योंकि फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं वो कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और कौन सा वाला, झूमिंग एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर, झूमिंग एग्रीकल्चर, या बोल सकते हैं अपन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कौन सा, स्लैश एंड बर्न, जाते हैं जलाते हैं, वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ समय तक रहते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये फॉरेस्ट में। और वो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर के अलावा किस पे डिपेंड थे, फॉरेस्ट पे डिपेंड थे। या तो ये आएगा, या इसमें जावा या बस्तर वाला एक केस आ सकता है, ठीक है। और पेस्ट्रोलिज्म में मैंने आपको बताया 5 पेस्ट्रोलिस्ट वाले एरिया थे। 5 पेस्ट्रोलिस्ट वाले एरिया कौन से, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश में गद्दी शेपर्ड्स, राजस्थान में रायकास, महाराष्ट्र में धनगर्स, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में कौन, कुरुबास और कुरुमास। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम हुई जो फॉरेस्ट सोसाइटी वाले लोग, फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों के साथ हुई। तो जो आदिवासी लोग जो जंगल में रह रहे हैं, पीछे पिछड़े हुए लोग थे जो फॉरेस्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, और पेस्ट्रोलिस्ट कौन, जो अपने जानवरों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक फॉरेस्ट पे डिपेंड करने वाले फॉरेस्ट सोसाइटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और जानवरों पे डिपेंड करने वाले पेस्ट्रोलिस्ट में पढ़ेंगे। और ये दोनों का एक्सप्लोइटेशन किसने किया, अंग्रेजों ने किया। इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, इनके अगर पूछना है, इनके बारे में अगर पूछना है कि बताओ कि इनका एक्सप्लोइटेशन या ब्रिटिश समय पर इनके साथ क्या हुआ, तो बुरा बुरा लिखना है। बुरा बुरा कैसे लिखना है कि उनका एक्सप्लोइटेशन हुआ, उनसे टैक्स लिया गया, उनके जानवरों पे भी टैक्स लिया गया, उनके एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लिया गया, उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे भी टैक्स लिया गया, सारी चीज़ों पर टैक्स लिया जा रहा है। और बोले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना, और फॉरेस्ट वाले लोग डिपेंड किस पे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, और पेस्ट्रोलिस्ट लोग भी, चरवाहे भी किसी पे डिपेंड करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने पे। तो ये चीज़ है। इधर जावा बस्तर का केस पढ़ना, जावा या बस्तर का एक केस आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा पूरा हिस्ट्री का।